खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर दो इंतहाई अहम मेहमान हमारे साथ होंगे। आज पैकेज पे हम बात करेंगे। पहले मैं खबरों की तफसील से आपको आगाह कर दूँ। वज़ीर आज़म का एक तो पैकेज जो है अवाम के हवाले से ये कैसा रिलीफ मिलेगा और इसकी क्या जो है एक मुस्बत या किस तरह के असरात मुरतब होंगे। कालादम तहरीक के साथ किए गए मुआहदे की कानूनी हैसियत क्या है, इस पर हम किसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती से बात करेंगे जो कानून को समझते हो। नैब के रिकवर किए गए 815 अरब रुपए कहाँ गए हैं। आज एक कायमा कमेटी में एक सवाल उठाया गया और जो रिकवरी का दावा था वो कहाँ है और पैसे कहाँ हैं, क्योंकि वजारत ख़जाना कहती है उस तक नहीं पहुँचे। क्या मामला है और हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बिल क्या पास करवा सकेगी। बड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, दोनों इंतहाई आम नामिशत के हवाले से। और ज़ुबैर साहब तो एक कैबिनेट में भी काम कर चुके हैं। तो मैं आगाज़ कर देता हूँ ज़रा गुफ्तगू कुछ फ़ारूक सलीम साहब से। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये फरमाइए कि आपने पैकेज सुना, कितना इफ़ेक्टिव होगा और क्या इसकी ट्रांसलेशन इनटू रियलिटी कहाँ तक आपको होती नज़र आती है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। देखिए, वज़ीर आज़म साहब का ख़ताब था। मैं तीन चीज़ें देख रहा था या ढूंढ रहा था। पहला तो ये कि तकरीर में पैगाम क्या है, दूसरा ये कि आज ख़ताब करने का मकसद क्या है, और तीसरा ये कि वज़ीर आज़म साहब के पास मंसूबा क्या है। जो पैगाम मैं समझ पाया उस सारे ख़ताब के दौरान वो ये था कि कोरोना के नतीजे में बरतानिया और अमेरिका तो तबाह हो गए, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना के बाद जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही। मेन पैगाम मुझे ये नज़र आया उसके अंदर। फिर मकसद क्या था? मकसद रिलीफ देने का था। रिलीफ देने के लिए आपके पास एक मंसूबा होना चाहिए। रिलीफ देने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। एक हुकूमत जिसमें जून में हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने हमें बताया कि 4,500 अरब की आमदन है और 9,000 अरब के अखराजात हैं, जो हुकूमत खुद से सऊदी अरेबिया से रिलीफ ढूंढ रही है, वो IMF के पास रिलीफ ढूंढ रही है, वो कतर से उधार ले चुकी है, वो चाइना से रिलीफ ढूंढ रही है, वो अवाम को रिलीफ कैसे दे सकती है? क्या उसके पास बजट के रिसोर्सेज हैं जो वो रिलीफ दे सकती है? फिर जो मंसूबा मैंने सुना और वो जो आखिरी दो जुमलात थे उनकी तकरीर के, उससे तो मैं हैरान रह गया कि जो मंसूबा है वज़ीर आज़म साहब के पास वो ये है कि सियासी ख़ानदान जो है पाकिस्तान के, वो अगर आधी रकम जो उन्होंने लूटी है अगर वो वापस ले आएँ तो फिर सारी चीज़ों की कीमत जो है वो वज़ीर आज़म साहब आधी कर देंगे। अब ये कैसा मंसूबा हुआ? आप सोचिए कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी वाले तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं की, और ये फिर वही मंसूबा है 3 साल पुराना वाला, जब हमें बताया जाता था कि 200 अरब डॉलर हमारा बाहर पड़ा है, वो वापस ले आएंगे। 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारा जाएगा, 100 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों में बांटा जाएगा। तो ये पिछले 3 साल में मंसूबों में कोई तब्दीली नहीं आई। अभी भी मंसूबा PTI हुकूमत का वही है जो 3 साल पहले था। फिर शुरुआत जब हुई तो कहा गया कि डेटा नहीं था, तो 3 साल से कोई ख़ास किस्म के डेटा का इंतज़ार किया जा रहा था, और अब क्योंकि वो डेटा सामने आ गया है तो अब मुस्तकबिल में अगले 2 सालों में शहद और दूध की नहरें बहने वाली। डॉक्टर ज़ुबैर, आपने सुना ये सारी गुफ्तगू, आप कैसे देखते हैं कि क्या ये ट्रिकल डाउन होगा और क्या जो फिज़िकल कॉन्स्ट्रेंट्स बता रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, इसके हवाले से आप कैसे देखते हैं? देखिए, अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है इस वक्त ज़रा से हवास बाख्ता हो चुकी है। उनको नज़र आ रहा है कि 3 साल की उनकी जो इक़्तिसादी पॉलिसी है उसके जितने भी नताइज हैं, वो चाहे वो कोरोना पर डालें या बैनुल-अक़वामी इन्फ्लेशन पर डालें, वो बहरहाल फ़ेल हो चुके हैं। और ये बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी इकनॉमिक टीम को कई मरतबा चेंज किया। असल में बात यह है कि जब आप आजमाए हुए नालायक लोगों को बार बार लगाएंगे, और ख़ुद भी प्राइम मिनिस्टर साहब एक बहुत सादा तबीयत के आदमी हैं, उनको इकनॉमिक्स की समझ नहीं है। वो पहले तो प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे कि भाई हम नहीं बढ़ने देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फिर जब देखा कि वो चीज़ कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं हुई
और जैसे वो सोवियत यूनियन जैसे ममालिक फेल हो चुके थे, अब वो सब्सिडीज़ पर चले गए हैं। देखिए, मेक्सिको में आज भी एक सोशलिस्ट हुकूमत है और वो सब्सिडीज़ को नाकामयाब करके वो छोड़ चुके हैं। और जब आप इतने बड़े पैमाने पर कह रहे हैं कि हम 120 अरब रुपए की सब्सिडीज़ देंगे और वो पता नहीं आधी जो पॉपुलेशन है उसको देंगे, तो मतलब पूरे मुल्क में दो कीमतें होंगी, आटे की भी, दाल की भी और तेल की भी। आप ये बताइए कि ऐसे हालात में क्या होगा? ब्लैक मार्केटिंग होगी, कोई चीज़ मिलेगी नहीं, लंबी लंबी लाइंस पड़ी होंगी, चाहे जैसी भी टारगेटिंग करें। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पास 120 अरब रुपए आएंगे कहाँ से? अब आप देखें ना, ये जो सब कुछ इमरान खान कर रहे हैं, ये तो इसकी मेन वजह ये है, और वो तस्लीम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो गई है। वजूहात चाहे वो जो भी कहें, किसी और पर डालें, इन्फ्लेशन तो इनकी हुकूमत के दौरान हो रही है। अगर इक्तिसादी अकल के मुताबिक मैं उसका लेता हूँ, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया कि उसकी सबसे बड़ी बुनियाद ये है कि जो मरकज़ी हुकूमत का जो खसारा है, जो डेफिसिट है अब बजट में, वो इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, इसलिए कि वो पैसा ज़्यादा करती है, वो मनी सप्लाई। अच्छा, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ और एक सवाल दोनों की तरफ देता हूँ। एक सेकंड, ये सिर्फ मुझे ये एक सेकंड आपको जी डॉक्टर साहब मुकम्मल कर। ये बता दूं कि देखें, जब ये जो इक़दामात अभी ले रहे हैं, ये इन्फ्लेशन को और बढ़ाएंगे। तो एक तरफ तो गरीब को वो पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो उन तक पहुंचेगा नहीं, और दूसरी तरफ वो इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा। तो ये बिल्कुल नाकामयाब चीज़ है, और ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी के लिए एक कदम ले रहे हैं जो पाकिस्तान के मईशत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, फ़ारूक साहब, मेरा दोनों सेबान से, आप इकानमी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं जो समझाऊँ, मुझे लग रहा है पाकिस्तान के ग्रीन कार्ड पासपोर्ट की अब दुनिया में इज्जत होने लगी है। अमेरिका, यूके, बरतानिया से लोग पाकिस्तान में जॉब करने आएंगे। वो जो हमने ख्वाब था 2000 यूरोप में, यूके, दुबई में, उसकी वजूहात बिला वजह नहीं है। मेरे वज़ीर आज़म ने 70 साल में जो तारीखी पैकेज का, रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, ये काने तरसते तरसते मर गई। उसकी वजूहात ये है कि पाकिस्तान के तामीरात के शोबे में 600 अरब रुपये के शोबे पे चल रहा है। इस बार ज़राअत के शोबे में 1100 अरब रुपये गया है। 6 माह के लिए पैकेज घी, आटा और दाल 30% सब्सिडी दी जाएगी। अनबिलीवेबल, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने फरमाया पाकिस्तान में पेट्रोल पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा सस्ता है, यानी कि अमेरिका में तो मजदूर की तनख्वाह बेचारे की सिर्फ 2.5-3-4 लाख होती है, पाकिस्तान में तो 20-25 हज़ार है, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा बांग्लादेश में पेट्रोल 200 रुपये, पाकिस्तान में 138 रुपये। तो आप क्या समझते नहीं कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान नया बदल दिया है, और अब अगले साल पॉसिबल है कि हम यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका को इमदाद देने की पोजीशन में आ जाए? भट्टी साहब, सवाल मुझसे जनाब। हाँ जी जनाब, दोनों सहमान से। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा। मैंने अभी अमेरिका फोन किया है, माफी चाहता हूँ काजी साहब, उन्होंने कहा पाकिस्तान की एम्बेसी में लाइनें लग गई हैं गोरों की कि पाकिस्तान में जाकर नौकरी करो। ये तो ऑन दी लाइटर साइड हो, मगर मैं इसमें एक चीज और बड़ी साहब से माफी चाहता, इजाजत के साथ, आप यहाँ होते तो क्या करते? सब्सिडीज ना देते या व्हाट पैकेज? हम इस पे बात करते हैं कि इमरान खान ने जो गिवन सिस्टम में किया, इससे बेहतर क्या कर सकता था? पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैंने क्योंकि अमेरिका से मुझे उन्होंने कहा पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर जी फारूक साहब, लाइनें लग गई हैं। जी फारूक साहब जी, मेरी एक दरख्वास्त है भट्टी साहब से, वो ये है कि ज़रा सी हमदर्दी पीटीआई के लिए अपने दिल में पैदा कर लें। आप अंदाज़ा लगाएं कि पीटीआई इस वक्त अपोजिशन से भी लड़ रही है, पीटीआई की लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से भी चल रही है, पीटीआई एफएटीएफ से भी लड़ रही है, पीटीआई आईएमएफ से भी लड़ रही है, पीटीआई बाइडेन से भी लड़ रही है, वो फ़ोन ही नहीं करने को तैयार, पीटीआई जो है वो चाइना के साथ भी लड़ रही है।
तो इतने सारे महाज खुले हैं, और अगर महंगाई का महाज जो है उसमें थोड़ी सी गफलत हो गई है तो खैर है, कोई बात नहीं, अभी बाकी 2 साल बचे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अब हमारे पास डेटा आ गया है, ये डेटा का इंतज़ार कर रहे थे, ये डेटा का पिछले 3 साल से इंतज़ार हो रहा था और मैं भी इसी डेटा का इंतज़ार कर रहा था। अब जबकि डेटा आ गया है तो फिर अगले 2 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, और आप देखेंगे कि यूरोप और बरतानिया से, जो कि कोरोना के बाद दोनों ममालिक तबाह हो गए हैं, ये वज़ीर आज़म साहब ने हमें बताया, वहाँ से लोग आएंगे पाकिस्तान में नौकरियाँ करने की। तो आप सिर्फ 2 साल का अगर हौसला रख लें, 3 साल आपने बर्दाश्त कर लिए, 2 साल और कर लीजिए। नहीं, मैं एक सवाल दोहरा दूं। जी प्लीज सर, खान साहब, जुबैर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपको पता है चाइना की पूरी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो गिर गई है, एक क्राइसिस लूम कर रहा है, उसको टेक ओवर करते हैं या क्या करते हैं। इमरान खान का एक फेलियर अपनी जगह पे, लेकिन कोई एक मुल्क नहीं है, 0.7% पे नेगेटिव में इंडिया गया था, 0.4 पे अमेरिका गया था कोरोना में इंडिया, कोई एक भी मुल्क नहीं। हाँ, हमारी बहुत हालत पतली है। हम क्या कर सकते हैं इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में रह के? जब तक उसको हाथ नहीं डालना और टिंकरिंग करनी है तो फिर नेशनलाइज करें। कैसे करेंगे हम? क्या जरूरत करनी पड़ेगी या सिर्फ हम गुफ्तगू करते रहेंगे? देखिए, अगर आप अपने मुल्क के जो मसाइल हैं उनको चाइना और अमेरिका से उनसे कंपेयर करें तो ये मेरे ख्याल में आप अपनी असलियत को अभी तक समझें। आप भी अभी तक अपने सियासतदानों के ये जो ख्वाब हमें दिखा रहे हैं उसमें आप मुब्तला हैं। आप जाइए उन ममालिक का चक्कर लगाए। 30 साल में जो हमने चाइना में तब्दीलियाँ देखी है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। उनकी जो जेबें हैं वो इतनी गहरी हैं कि वो किसी किस्म का बहरान भी, वो दुनिया के बहरान को निपट ले। अमेरिका के पास एक ऐसा सिक्का है कि जब वो सिर्फ कागज छापता है दुनिया उसको चूमता है। आप पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का सिक्का हर रोज डिवैल्यू हो रहा है। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप देखिए, आपने एक बात को समझ लेना चाहिए कि आप बैनुल-अक़वामी जो वो है ना, ये कंपैरिजन उनके साथ, ये इसको आप भूल जाइए, अपने हालात को देखें। आप मकरूज मुल्क हैं, आपका जो कर्जा है वो आपकी जो कौमी आमदन है उसका 90% से आगे बढ़ चुका है। आप इतने मकरूज हो चुके हैं कि आपका अपना कानून जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट का 60% का हद है उससे आप 95% पर पहुंच चुके हैं। आपकी जो सालाना जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो आपका बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करती है। तकरीबन जितने टैक्स कलेक्ट होते हैं वो सारा आप सूद के जरिए आप बैंकों को दे रहे हैं, जो मुफ्त में पैसा बना रहे हैं, बैंकारी नहीं कर रहे। आप जरा सोचिए, पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी कमजोरियां हैं, वो बता दें जरा क्या है के बजाय जो बुनियादी कमजोरियां क्या हैं? जनाब, सबसे पहले मैंने बताया सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपका बजट का खसारा बहुत ज़्यादा खराजात हुकूमत करती है। और आप देखें ना, 3.5 लाख तो सिर्फ आपके हुकूमत में मुलाजिमीन है। आप मुझे एक शोबा बताएं पाकिस्तान का, हम इंपोर्ट बंद कर दें जो अपना काम पूरा करते हैं। क्या आधी इंपोर्ट जो है बंद कर सकते हैं हम? नहीं, इंपोर्ट बंद करने का काम नहीं होता। देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के असूलों की बात करेंगे हमने 40 साल इकोनॉमिक्स नहीं, आपने बजट डेफिसिट कम करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, उसके साथ इंपोर्ट्स कंट्रोल होंगी। ये नहीं कि आप चुन कर कभी कहीं पनीर को बंद कर रहे हैं। ये क्या ऐसे फार्मूले प्रेजेंट किए जा रहे हैं जो नालायकों के फार्मूले हैं। ये तरीका कार नहीं होता। आप इकोनॉमिस्ट को बिठाएं इसके ऊपर कि वो आपको बुनियादी चीज़ें बताएं। अभी चूंकि वो उनकी पॉलिसियाँ फेल हो चुकी हैं, अब वो एक नया तरीका कार इख्तियार कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वो गरीब इन चीज़ों से बच जाएंगे। जितना ही वो ये सब्सिडी देंगे उसका बोझ बजट पर आएगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो गरीबों को और डुबोएगी। ये पाकिस्तान की अब मेरे ख्याल में हम एक वो जो डाउन साइड पर जा रहे हैं ना, जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर में आपने देखा पिछले हफ्ते 2 हफ्ते क्या हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद क्या उन्होंने एक पोशीदा एग्रीमेंट कर दी। हमें बताएं,
हमारी ज़िंदगी के ऊपर वो असरअंदाज हुआ था, वो क्या हुआ? ये अपनी ये पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग कर रहे हैं, उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थैंक यू जुबैर साहब। मैं फ़ारूक साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इमरान खान को वोट डाला। शुक्रिया जुबैर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। मैं आप लाइन पे रहिए, मैं जुबैर साहब अपना सलीम फ़ारूक साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रियासत है जो मैंने इसलिए बनाई थी कि मेरी खिदमत करे, बकौल आपकी ये 9,000 अरब रुपया खर्चती है, इसके अखराजात हैं, एम आई राइट? ये रियासत जो IPPs जो बिजली वाले हैं उनको 3,000 अरब रुपया दे देती है डेट सर्कल के नाम पे। ये रियासत 1,500 अरब रुपया 1,200-1,500 अरब रुपया देती है इन कारपोरेशन को जो मेरी खिदमत के लिए बनी है। ये रियासत 450 अरब रुपया सिर्फ PIA का खसारा है। अगर मैं किसी को कहूँ ना मेरे से फ्री PIA ले लो तो वो मुझे कहेगा साथ 450 अरब रुपया दो, एम आई राइट? तो इसके अपने अखराजात ये हैं। मेरा जो सवाल है आपके साथ, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन सा जादू है कि 120 अरब रुपए दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन की गुर्बत पे लगा देंगे, 2 करोड़ पे तो 13 करोड़ को फ़ायदा हो जाएगा, और 47 अरब रुपए जो आपने स्कॉलरशिप पे लगाना है और आप हर नौजवान आइंस्टाइन बना देंगे। क्या हम इनकलाब के ला सकते हैं ये 170 अरब रुपए में? देखिए पैकेजेस का ऐलान, पैकेजेस के जो ऐलान हुए, आप इसके बाद दे दीजिएगा। जी आप फ़ारूक साहब, जी आप फ़ारूक साहब बात करें, फिर डॉक्टर साहब मैं आप दोबारा आपकी तरफ आते हैं इसी सवाल को लेकर। देखिए पैकेजेस का ऐलान आप अगर याद करें तो सितंबर 2020 में 1100 अरब का एक कराची पैकेज का ऐलान किया गया था। फिर अप्रैल 2021 में आ जाएं तो 450 अरब रुपए का कराची का पैकेज ऐलान किया गया था। मार्च 2020 में एक 1200 अरब रुपए का कोरोना का पैकेज का ऐलान किया गया था। तो ऐलानात आप करते रहें, ऐलानात के पीछे पैसे होना ज़रूरी हैं, ऐलानात के पीछे कोई मंसूबा होना ज़रूरी है। तो ऐलानात तो यहाँ हो रहे हैं। देखिए ख्वाहिश है, मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब की नीयत भी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की चाहत भी है कि किसी तरह पाकिस्तानियों के ऊपर बोझ कम किया जाए, लेकिन ना कोई मंसूबा है, ना कोई हिकमत अमली है और ना पैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ख्वाहिशात बेशक रखें, आप नीयत भी रखें, आप चाहत भी रखें, जब तक हिकमत अमली नहीं होगी, जब तक कोई मंसूबा नहीं होगा, जब तक बजट के अंदर पैसे नहीं होंगे, तो ना तो वो चाहत पूरी हो सकेगी, ना आरजू पूरी हो सकेगी, ना नीयत के ऊपर कोई अमल आ सकेगा और ना ही ख्वाहिशात जो है वो पूरी हो सकेंगी। जी डॉक्टर जुबैर आप भी बता सकते। मैं एक सवाल ऐड कर दूं डॉक्टर साहब, मैं इस तरह बड़ा आपने मीनिंगफुल बात की है। आपने अपने असासे बेचे, दुनिया का सबसे खूबसूरत इस इलाके का इदारा PTC था, बर्बाद हो गया। आपने वापटा भेजा, वो बर्बाद हो गया। हमारे जितने मैशदान आते हैं वो मॉडल के ऊपर उंगली नहीं उठाते कि ये मॉडल जो है ये बैठा हुआ है, और इन दिस पिटा हुआ मॉडल जिसने अमेरिका को 8 ट्रिलियन डॉलर छापने में मजबूर कर दिया, वो उसको हम डिफेंड करते हैं, बंदे को स्केप गोट बना के बाहर फेंक देते हैं। वाई कांट वी बिलीव कि ये सिस्टम बैठ गया है जिसका मैंने आपको अभी चाइना के बारे में बताया कि बड़ा क्राइसिस आ गया है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुबैर साहब। जनाब देखिए, ये जो अभी आपने सवाल उठाया ना, इसके ऊपर अलग प्रोग्राम करेंगे पूरा। मैं पहले इससे जो बुनियादी सवाल अभी जो फ़ारूक से पूछा गया, मैं उसके बारे में बताऊं कि क्या इन अखराजात जो अभी कर रही है हुकूमत, इससे गुर्बत के ऊपर क्या असर होगा। मैं आपको इशारा करूं, आप अभी जाइए वेबसाइट के ऊपर, एक IMF की एक रिपोर्ट छपी है कि जो बैनुल-अक़वामी पैमाना है गुर्बत को दूर करने का, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि वो गुर्बत को उसके मतलब कि सेहत के इलाके में, एजुकेशन, बाकी तमाम इलाके जो सेक्टर्स हैं उसमें कम करने के लिए क्या पाकिस्तान ने अचीव करना होगा। पाकिस्तान को उन्होंने रखा है किस ग्रुप में, जो कम आमदन के जो ममालिक हैं उसके अंदर। उसमें पाकिस्तान की हालत आप देखिए, सड़कों और उसके अलावा पाकिस्तान की हालत बहुत ही कमज़ोर है। और वो कहते हैं कि अगर 2030, ये अभी इलेक्शन की बात नहीं हो रही, 2030 तक भी अगर पाकिस्तान ने उन जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे लिए टारगेट रखे गए हैं, उन तक पहुंचना हो, तो पाकिस्तान ने कितना पैसा खर्चना होगा। सब्सिडीज़ के ज़रिए नहीं, उनको इन सेक्टर्स में बुनियादी इम्प्रूवमेंट करने, तरक्की करने के लिए। वो कहते हैं ये पाकिस्तान की
मजमूई आमदन का 16% पैसा चाहिए होगा। इस वक्त इनके पास 1% पैसा नहीं है। ये पाकिस्तान देखिए इस वक्त मैंने उस दिन भी कहा इसका रुख गलत डायरेक्शन में है। आप तो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के ऊपर अच्छा मैं सर एक देखिए, वो हमें आगे ही वजीर आज़म सब मीडिया से या उनके कुछ लोग नाला हैं कि हमें ऐनक ठीक नहीं है। मैं थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ, आज मेरे हरदिल अजीज वजीर आज़म पाकिस्तान ने तारीखी पैकेज अनाउंस किया जिसमें 30% इस्लामाबाद यूटिलिटी स्टोर पर घी ऑयल की कीमत में इजाफा, ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 38 रुपए तक इजाफा, 354 रुपए वाला फी किलो ब्रांडेड घी का पैकेट 392 रुपए का हो गया नोटिफिकेशन। ऑयल की फी किलो कीमत में 33 रुपए का इजाफा, ब्रांडेड घी की कीमत 355 की बजाय 388 रुपए, 5 किलो आटा ब्रांडेड घी के डब्बे में की कीमत 187 रुपए, 5 किलो घी की कीमत 195 रुपए, और पेट्रोल भी गालबन 10 रुपए बढ़ा और बढ़ने वाला है। चीनी 125 पे आ गई है। इससे ज्यादा आवाम का दर्द क्या करे वजीर आज़म, मुझे बताएं, इससे ज्यादा खलूस क्या करे। जो मुझे डॉक्टर फरुख सलीम साहब ने कहा था कि महंगाई को इग्नोर कर दे, मैंने इनकी गाइडलाइन पर अभी ब्यूरो चीफ लाहौर साहब से रिक्वेस्ट की है कि अब जो गरीब के वाकफ कराते हैं ना, कम से कम 8 कनाल वाले घर में जाए और जो एयरपोर्ट पे जाए, जो फर्स्ट क्लास पे ट्रैवल करते हैं, उनसे पूछे कि आपको महंगाई का असर हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा कोई और रहनुमाई करें ताकि हुकूमत की नाराजगी मीडिया से कम हो। मैं आपको इसका एक आसान सा जवाब देता हूँ जनाब। देखिए, पहले तो आप ये समझ जाइए, महंगाई जो है ये ऐसा है जैसे कि आप गरीब की जेब से पैसा निकालो। क्या मतलब है? 100 रुपये जो पहले कुछ खरीदती थी, अब महंगाई की वजह से वो अब 80% भी नहीं निकालेगा। अब आप जो भी इस वक्त इकदाम इमरान खान ले रहे हैं, ये इससे महंगाई और बढ़ेगी। यानी कि ये गरीब की जेब से पैसा निकाल कर वो उनको इस 30% की जो कमी की बात कर रहे हैं उसके ज़रिए उनको दे रही है। ये बिल्कुल इनको अपनी ये सादा इकोनॉमिक्स के जो असरात हैं उनकी समझ ही कोई नहीं है, और ये लोगों को धोखा, ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी, सिर्फ इलेक्शन के लिए इन्होंने ये किया है और ये बाकी इकदाम ले रहे हैं। लेकिन इनका ये उनको परवाह नहीं है कि मुल्क और हमारे बच्चे और ये गरीब आवाम जो मकरूज हो रहा है उनके ऊपर जो और कर्जों का बोझ वो कौन उठाएगा। ये जो कर्जे के जरिए आप मराद दे रहे हो गरीबों को, इन कर्जों का बोझ कौन उठाएगा? इमरान खान, या कि वो समझते हैं कि वो जो आधा पैसा बाहर से लूटा हुआ आएगा, वो लूटा हुआ पैसा जो बाहर से आ रहा है वो आधा क्यों ला रहा है? पूरा तो इसने तो पहले कहा था मैं सारा लाऊंगा वापस, अब आधा कर दिया है। ये उस जरिए से नहीं होता, ये आपने कौम की आमदन बढ़ानी होती है। इन्होंने सिर्फ मराद देकर चंद सेक्टरों को, जहां पर इनके डोनर्स, इनकी पार्टी के डोनर्स बैठे हुए हैं, उनको मराद देते हैं। आप देख लिए फाइनेंशियल सेक्टर में, टेक्सटाइल में उनको दे रहे हैं, उनको वहां पर भी सब्सिडीज दे रहे हैं। यहाँ पर जुबैर साहब सिर्फ मैं 1 मिनट, मतलब है अगर ये घी की कीमत कोई इजाफा हुआ है, तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, हर IPPs वालों को तो फायदा होगा ना, कोई ना कोई फैक्ट्री वालों को तो फायदा होगा। डॉक्टर साहब ने कहा है अब कम से कम 8 कनाल वाले घर के वाक्स लेंगे और जो दुनिया में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। डॉक्टर साहब कोई और जानने वाला है जिसके वाक्स करा ले, ताकि पता चले मीडिया पॉजिटिव तस्वीर भी दिखा रहा है। नहीं जनाब, देखिए हम तो हकायक आपके सामने ला रहे हैं। अगर उनको शक है, मेरे साथ किसी मिनिस्टर के साथ बैठकर हम गुफ्तगू, शौकत तरीन साहब। अच्छा, एक सवाल में फरूख साहब, कम है, अभी कुछ पैकेजेस हमें और भी मिले हैं जो हमने सऊदी अरब से पैसे लिए हैं, मगर मैं एक सवाल जोड़ भी दूं, जब आपकी इकानमी जितने आपने असासे ऑफ लोड किए थे, इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 20% इकानमी सारी इमरान खान के पास है, बाकी सारी प्राइवेट सेक्टर के पास है। इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म है। सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग पड़ी है भी तुसी होंदे कौन पूछने वाले, ये तो सप्लाई और रसद करेगी। ये इसलिए मैंने आपकी सिस्टम की बात की थी। साथ में ये सवाल जोड़ देता हूँ, आर वी गोइंग टू हैव सम रिलीफ बाय दिस मनी दैट वी हैव ब्रॉट इन फ्रॉम सऊदी अरेबिया? डॉक्टर फरूख सलीम साहब। देखिए, उस पैकेज के 2 हिस्से हैं।
एक 3 अरब डॉलर है जिसको मैं कहूँगा कि वो हाथी के दांत जो दिखाने वाले होते हैं, वो अमलन हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। वो सऊदी अरेबिया ने कहा है कि आप अपने सेंट्रल बैंक में एज रिजर्व रख सकते हैं, उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सालाना तकरीबन $100 मिलियन की उसके ऊपर कॉस्ट आएगी जो सूद हम सऊदी अरेबिया को देंगे। दूसरा पैकेज जो है उसका अमलन कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, वो तकरीबन है $100 मिलियन का मौखर पेमेंट के ऊपर, यानी कि डिफर्ड पेमेंट। अभी हमें पैसे नहीं देने होंगे, वो हमको तकरीबन 30 से 35 हज़ार बैरल रोज़ाना का तेल जो है वो डिफर्ड पेमेंट पे मिलेगा। इस वक्त हमारी कंजम्पशन जो है वो तकरीबन 6 लाख बैरल है, तो आप समझ लीजिए कि 6 से 7% उसका जो है वो हमें सऊदी अरेबिया जो है वो डिफर्ड पेमेंट पे तेल दे देगा, जिसका शायद स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं जो बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं उसमें गिरने से कुछ रुकावट आ जाएगी। तो एक पैकेज सिर्फ वो है जो $3 बिलियन हमारे पास रखना है। आप पूछ रहे थे कि क्या इसका अवाम के ऊपर कोई असर आएगा? इसका अवाम तक पहुंचता कोई असर नज़र नहीं आता। ना आटे की कीमत कम होनी है, ना घी की कीमत कम होनी है, ना बिजली की कीमत कम होनी है और ना पेट्रोल की कीमत कम। अच्छा फ़ारूक साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी अच्छी खबरें सुनाई है कि मक्की बहुत बढ़ गई है, कपास बड़ी पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो गई है, गन्ना बहुत हो गया है। आप हमें बता सकते हैं पाकिस्तान कितना US डॉलर में बाहर से ईटेबल या खुराक कितने की हम खरीद रहे हैं बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री? देखिए, असल सवाल यही है, अगर गन्ना बहुत बढ़ गया तो उसका आम आदमी से क्या ताल्लुक? अगर वज़ीर आज़म साहब ये बताएं कि गन्ना बहुत हमने उगा लिया है, तो आम आदमी ये पूछता है कि क्या 115 रुपए किलो चीनी जो है वो वापस 55 रुपए पे चली जाएगी? नहीं, 125 हो गई है, पहले ये करेक्ट कर लें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, 125 कह देते हैं। उसके बाद आप तो ही ना करें आप चीनी की। इस साल जो गंदम की क्रॉप है वो बम्पर क्रॉप है, तो आम आदमी ये पूछता है कि अगर गंदम की बम्पर क्रॉप आ गई है तो क्या 75 रुपए किलो जो आटा मिल रहा है वो वापस 35 रुपए पे चला जाएगा? उसके दोनों के जवाब जो हैं वो मनफी में नज़र आते हैं। देखिए, नज़र कुछ ऐसा आता है कि एक तो पिछले 2.5-3 साल से वो एहतसाब का ड्रामा था, वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अब उसके ऊपर भी पानी फेर दिया। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कोई प्रूफ नहीं मिला। डॉक्टर साहब, अभी वक्त कम है, एक सवाल मैं दोनों की तरफ लेके आ रहा हूँ। इस वक्त वर्चुअली जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ना आपका स्टेट बैंक का गवर्नर आपके वो कहता है मैं पैसे बढ़ा दूं तो अच्छा होगा, ना आप अपना बजट खुद बना सकते हैं, ना आप अपनी वेलफेयर पे स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो इस सारे स्ट्रक्चर की मौजूदगी में तेल ही बढ़ेगा, वो तेल की कीमतें कहेंगे हम बढ़ा देंगे। डू यू थिंक कि जब तक इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट के क्लचेस में हैं हम, कैन वी डू एनी गुड फॉर आवर पीपल? फर्स्ट आप डॉक्टर फ़ारूक साहब और देन डॉक्टर जनाब जुबैर साहब जी। देखिए, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट और उम्दा सवाल पूछा है और असल जवाब हमें इसी सवाल का ढूंढना है। और इस सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर पहले भी शायद बताया आपने कि 450 अरब रुपए का हम नुकसान कर रहे हैं अपने बिजली के शोबे में। इस वक्त तकरीबन 2000 अरब का कर्जा ले चुके हैं हमारे PIA और पाकिस्तान स्टील और। तो वसाइल इस मुल्क में इस हुकूमत के पास बेशुमार हैं। हम वसाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, जो फेंक देते हैं, थ्रोइंग अवे आवर मनी, उसको अगर हम रोक लें, आधे पैसे भी उसमें से रोक लें, आप वो जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब की आधी हुकूम लाना भूल जाएं। आप जो आधे नुकसान हैं अपने PIA के, पाकिस्तान स्टील के, बिजली के शोबे के, गैस के शोबे के, कमोडिटीज ऑपरेशन जो हम गंदम खरीदते हैं, अगर आधा नुकसान उसमें से हम रोक दें तो आप सोचिए कि इतनी रिलीफ दी जा सकती है पाकिस्तान में रहने वालों को कि वो जो वज़ीर आज़म साहब का वादा है 30% रिलीफ वाला, वो वहाँ से आसानी से निकल सकता है। फिर तो डॉक्टर जुबैर, हमको IPPs के जो हैं वो सारे मुआहदे खोलने पड़ेंगे। हु विल बेल द कैट? गवर्नमेंट गिर जाएगी। जनाब, IPPs के मुआहदों को रीनेगोशिएट करने के लिए इन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसमें IPPs का एक ही बंदा बैठा हुआ था, उनका मिनिस्टर। आप देखें, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इस हुकूमत का एक सबसे बड़ी जो कमज़ोरी रही है वो रही है, और ये बदउनवानियों में गिना जाता है बैनुल-अक़वामी तौर पर। सिर्फ पाकिस्तान में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कानून अभी तक मैंने नहीं देखा। अब बात आप कर रहे थे कि आप ये जो IFIs हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके फंदे में आप फंसे हुए हैं। आप फंसे हुए नहीं हैं, आप वहाँ जाते हैं जब अपनी नालायकी और अपनी नाअहली की वजह से आप लोग गलत पॉलिसियाँ बनाते हो, वहाँ पर आप मकरूज हो जाते हो, आपको कोई पैसा नहीं देता तो आप उनके पास जाते हैं।
अभी आप देखें ना, अगर आपने अपनी टीम सही की होती, सही काम किए होते, IMF के पास जाने की ज़रूरत क्या थी? ये कहते हैं उनके पास हम गए, उन्होंने हमें मजबूर कर दिया। भाई खुदा के लिए तुम गए क्यों? तुमने तो पहले फेल हुए तो वहाँ पर गए, वो तो उनको आपको खींच के नहीं ले गए वॉशिंगटन, हम जाते हैं वहाँ पर। तो आपने उनसे अगर उनसे अलग हो रहे हैं, उनकी पॉलिसी के दबाव से निकलना है, तो अपने घर को सही करो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर, और जनाब थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। बट इसने आज बड़ी खुल के बात की, वो बातें भी की जो आमतौर पर यहाँ नहीं होती। अब एक जो आखिरी बात उन्होंने की है कि आप क्यों जाते हैं। 1960s में यहाँ पे हालत ये थी कि IMF और वर्ल्ड बैंक के बंदे सिफारिशें ढूंढते थे, वो इन्होंने फसाओ के दरो कोई बंदा लबो साढ़े को कर्जा लेना शुरू कर। तो अब ये आप जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा था कि पुश भी है पुल भी है, यहाँ के हुक्मरान भी उधर खींचते हैं, वो भी खींचते हैं कि साढ़े गुलाम बनो। क्या हाल है? देखें गाइड साहब, हक में वक़्त मेरा ख्याल है हम सब ये सोचते हैं हुकूमत प्रोटोकॉल जाएगा ना। मुझे इन्होंने कहा था IMF और वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, बिजली और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। मेरा सवाल असद उमर साहब ने कहा था, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फरमाया था, यानी वो भी जो उनके वजीर आज बताए 30% ये दाल घी और आटे पे दे रहे हैं सब्सिडी, और इतनी कीमतें बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, बिजली की बता रहे हैं। मुझे ये बताएं कादी साहब, मुझे नहीं लगता कि इकॉनमी इनसे चल रही है। इसकी वजूहात क्या है ये तो इकॉनमी के एक्सपर्ट बता सकते हैं। आप जैसे फरमा रहे हैं PIA एक अरसा दराज से क्राइसिस में जा रही है और सूद दर सूद बढ़ता जा रहा है। यही स्टील मिल का हाल है, यही रेलवे का हाल है, यही वापडा का हाल है, गैस चोरी का यही हाल है। इन तीनों चीज क्राइसिस को निकालना किसकी जिम्मेदारी है? कि स्टील मिल नहीं चल रही बेचते, या इसको चलाए प्रॉफिट में। PIA नहीं चल रही तो इसको प्रॉफिट में लाए, नुकसान में लाए। कल भी मैं कह रहा था इनकी जाती स्टील मिलें फायदे में, एयर ब्लू शायद कानबासी की फायदे में, IPP सब फायदे में, वापडा नुकसान में। ये किसने ठीक करना है? मैं आपकी बात पे कंक्लूड करके दोबारा वापस होऊंगा और इसी में दोबारा आपसे पूछूंगा जो भट्टी साहब ने कल भी हमारी की थी कि जब दो कारोबार करेंगे हुक्मरान, एक जाती और एक हमारा खसारे में होगा, इनका ऊपर होगा, क्योंकि ये भी आपने भट्टी साहब कहा था कि इन दो मिश्त में से एक ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे आएगी। बात जारी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत आम खबरें हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक इंतहाई सियासतदान भी हैं और माहिर कानून भी हैं, जनाब दानिश्वर भी, जनाब एतजाज हसन साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, मैं पहला सवाल किए देता हूँ, ये फरमाइए कि कुछ तीसरा नैब का पैकेज आ रहा है। अब मेरे ख्याल में इसको वैसे भी बंदी क्या किया जाए, इससे कुछ निकलेगा? आप एतजाज हसन साहब, ये तो ऐसा मौका मिल गया है वकुला को, जो भी नैब में इन केसेस में वकालत कर रहे हैं, कि वो तो बड़े इस वक्त आराम से बैठे होंगे कि ये सिर्फ इस तरमीम और इन तरामीम की बात ये केस लंबा हो जाना है, बहुत लंबा हो जाना है। इन तरामीम का क्या इफेक्ट है, क्या असर है? नैब कहेगी कि इनका असर ये है कि ये बस आप जज साहब जल्दी करें, और वो कहेंगे कि जी इन तरामीम का असर ये है कि नैब का इख्तियार ही नहीं रहता। ये तो इख्तियार चला गया FBR को, FIA को। फिर दूसरी बात ये है कि जो इख्तियार नैब का अगर है तो उसकी गिरफ्त अब कितनी है, किस कदर है, ये तो अदालत पहले ये अदालत इसका फैसला करे। और इन चेंजेस का, इन तरामीम का क्या वो असर है मेन कानून पे, जो पूरा कानून है, जो पूरी। और ये चेयरमैन की जो को हटाने की मुअत्तली का जो फैसला ले लिया गया है, इससे किस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोसेस वो अफेक्ट होती है, उसका फैसला करे। तो अदालत तो पहले तो उलझा दी जाएगी बहुत सारे नुकात में, हर नुक्ता जो इन तरामीम से निकलेगा। और फिर अदालत फैसले चले, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फैसला कर देती है, वो करती है तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और आपको पता ही है कि जिस तरह कम से कम शरीफ खानदान को जिस
एहतमाम से और फराख दिली से उनको मिलती है, इल्तवा का पीरियड मिलता है, वो तो 15-20 दिन, महीना उनको, और एक साहब तो बैठे ही बाहर हैं, उनके तो केस चलेंगे ही नहीं, वो तो चलेगा केस जब वो आना चाहिए। अच्छा इत्तेदार साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, आप माशाल्लाह वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, कानूनदान भी हैं, एक माह में तीसरे आर्डीनेंस लाया और मुख्तलिफ तरमीमें की गई हैं, क्या इससे कानून की हुकूमत की रीढ़ मजबूत हो रही है? और ये कसूर बनाया 5 अक्टूबर से पहले जिन्होंने फ्रॉड शराड किया था सिर्फ उनके केस होंगे, उसके बाद सबकी करप्शन हलाल हो जाएगी, इसकी मुझे समझ नहीं है, आप जरा रहनुमाई फरमाएं। हाँ भट्टी साहब, मसला ये है कि ये इसको अब चैलेंज होगा इस बुनियाद पर कि ये इम्तियाज बढ़ता गया और बढ़ता जा रहा है। पहले भी जब NRO, जो मेन NRO था, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, जो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था, उसमें ये भी दलील ली गई कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी सलूक है, क्योंकि इम्तियाजी सलूक इस तरह है, मिसाल के तौर कि वो उसमें भी एक कट ऑफ डेट थी, 14 तारीख थी, वो किसी महीने की, मुझे वो ज़्यादा, पर 14 थी, यानी 10 तारीख को किसी ने जुर्म किया है तो वो जुर्म वो मुजरिम है, और 10 तारीख से बाद में किसी ने किया है 14 तारीख के बाद, उससे वही जुर्म 28 तारीख को किया है तो उस पर केस नहीं चल सकता, एक ही महीने के लिए थे। तो ये इम्तियाजी सलूक है। फिर इम्तियाज ये है कि आप बीच में से कुछ लोगों को, देखिए मैं रिश्वत देने वाला हूँ, आप रिश्वत लेने वाले हैं, आप अफसर हैं, मैं एक ऑर्डिनरी सिविलियन हूँ, आप अफसर चूंकि रिश्वत लेने वाले हैं, आपको मुस्तस्ना करार दे दिया है और मुझे सजा हो सकती है। ये देखें कितना बड़ा इम्तियाज है। अच्छा इतना सा जरा रहनुमाई फरमाएं, मेरी 30 साल साफत में मैंने कोई ऐसी करप्शन नहीं देखी जिसमें सरकार मुलवस ना हो और करप्शन हो जाए। मैंने जिंदगी में कोई ऐसी नहीं करप्शन देखी, वाबरा हो, FIA हो, कस्टम हो, इनकम टैक्स हो, ज़कात उशर हो। अगर ब्यूरोक्रेसी को ये बीच में से निकाल देते हैं तो फिर कैसे रिकवरी होगी? ठेके उन्होंने देने, ट्रांसफर पोस्टिंग उन्होंने करनी, पेमेंट उन्होंने करनी, ये क्या इम्तियाजी सलूक नहीं है? नहीं, ये भी इम्तियाजी सलूक है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो देने वाला हाथ जो है वो जेल में जा रहा है और जो लेने वाला है वो मुस्तस्ना हो रहा है, इस्तिस्ना उसको हो रहा है। इस तरह के को कम से कम 15-20 सुकम निकाले जा सकते हैं इसमें। और मेरा नहीं ख्याल कि लॉ मिनिस्टर साहब ने सही मशवरा दिया है कोई गवर्नमेंट को, और हुकूमत को इसलिए सही भी नहीं दिया। एक सीधी सी बात है, आप कानून चेंज कर देते हैं ट्रायल के दौरान, तो उसको मुल्ज़िम को ये हक तो पहुंचता कि वो दरख्वास्त दे कि इससे जनाब ये इतना चेंज आ गया और मेरे हकूक और राइट्स में इतना फर्क आ गया, मुझे आप इस पैमाने पे मेरा ट्रायल नहीं कर सकते। वो अच्छा इत्तेज़ार साहब, मैं नैब की क्रेडिबिलिटी के हवाले पे एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर आपका कमेंट चाहूँगा। हमारी जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें एक बहुत बड़ी आज एक अजीब खबर है, मेरी तो कंप्रीहेंशन से बाहर है, कि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन नैब ने अभी तक 815 या 820 अरब रुपए रिकवर किए हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारे वज़ीर आज़म ने भी अप्रीशिएट किया कि बड़ी अच्छी रिकवरी हुई है, हुकूमत ने बेशुमार दफ़ा उनको अप्रीशिएट किया, मगर वजारत ख़जाना कह रही है कि तकरीबन 6.5 अरब रुपए हमें मसूल हुए हैं। ये 800 अरब रुपए का गुम हो जाना, ये कोई अकाउंटेंट का मसला है, अदाद शुमार का मसला है, ये तो सारी दीवार ही हिल गई है, सारी क्रेडिबिलिटी सत्यानाश होगी। क्या आप किस तरह देख रहे हैं आप सारी चीज़ को? 800 अरब का पता ही नहीं चला किधर है। वो मेरे साहब पता होगा, पता है, वो स्पेशल अकाउंट करते हैं नैब वाले। अब स्पेशल अकाउंट क्यों रखते हैं? वो पहले दिन ही फाइनेंस मिनिस्ट्री को पकड़ा दें वो पैसा, वरना तो वो जिस बैंक में जाकर कहेंगे कि जी हमारे लिए अकाउंट खोलो, वो अकाउंट खोलेगा, मुल्ज़िम को कहेंगे इस अकाउंट में डिपॉजिट करो और तुम्हारी प्ली बारगेन हो गई,
मुल्क मुसीब का अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। ये देते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री काउंटर चेक बना के और इनके 15% के कितने निकलते हैं जो वो नैब के अफसरान को और नैब को, वो उसमें से बाकायदा एक कट मिलता है इनको, और वो बहुत बड़ा होता है। वो कहते हैं हम नैब अगर हमने मिनिस्ट्री को दे दिए तो मिनिस्ट्री का तो जो सेक्शन अफसर है वो ही नहीं निकलने देता पैसे, वो फाइल ही नहीं मूव करने देता। तो ये पैसे कौमी खजाने में किस तरह आएंगे फिर? ये कौमी खजाने में आएंगे जिस दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि जी अब आपका ये उनसे कहेंगे ना, कहते रहेंगे कि हमारा इतना पैसा बना हुआ है, इतने करोड़ आप बने हुए हैं, और वो जिस दिन कहेंगे कि आपका चेक हमने बना के रखा हुआ है, ये पैसे वो उधर भेज देंगे, गोया वो उसमें से मिनहा होंगे। इतना सा मैं फिर रहनुमाई चाहूंगा, माफी चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, नैब ने अभी तक मजमूई तौर पर 821 अरब 46 करोड़ 90 लाख रिकवर किए। 821 अरब 8, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 अरब 50 के, तो सारी की सारी रकम 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को नैब के पास ही पड़ी है। तो फायदा क्या, हुकूमत को क्या फायदा हुआ फिर? हुकूमत को कोई फायदा नहीं, हुकूमत को तो नुकसान है, पर हुकूमत को नुकसान बुनियादी उस कानून में ही है कि हुकूमत की जेब से जेब में जो पैसा आना चाहिए उसका मेरा ख्याल है गलबन 15% है कि वो नैब के को चला जाना है। अच्छा एजाज साहब ये बताइए, ये कानून दुनिया में कहीं मौजूद है कि सरकारी अफसर जो पैसा रिकवर करेगा उसको परसेंटेज मिलेगी, या ये जो एजाज हमें ही हासिल है? नहीं, वो सरकारी अफसरों को कुछ कई ममालिक में मिलता है, अमेरिका की कई स्टेट्स में मिलता है, पर वो भी खास मखसूस ऑफेंसेस के लिए, ड्रग्स के ऑफेंसेस के लिए और मल्टीपल मर्डर या बड़े संगीन ऑफेंसेस के लिए। ये भी बहरहाल संगीन ऑफेंस है, करप्शन जितनी। साहब ये तो बड़ी समझ से बाहर है कि 821 में से सिर्फ 6 अरब हुकूमत के पास है। अनबिलीवेबल है फिगर जैसे बता। आप ये बताएं, हुकूमत और तरीके लबैक के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, मुफ्ती महबूब रहमान साहब ने फरमाया, उसकी लीगल हैसियत कोई है कानून में? उसकी देखें जी, मायदा क्या कहता है ये तो पता नहीं, पर अब सबको पता भी लग रहा है और कोई ना कोई बोल रहा है। देखें, मायदा हुकूमत नहीं कर सकती किसी के साथ उन पुलिस के शोहदा के कत्ल की। मैं कह रहा हूँ वो कर ही नहीं सकती, उसका इख्तियार ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार जो है, उनके वारिस जो थे, वो उनको बख्श सकते हैं, और उनको वारिसीन को आपने जब खून बहा देना है तो फिर खून बहा वो TLP ने देना है, वो देना गवर्नमेंट ने नहीं देना। वो ये नहीं कि हुकूमत दे देगी 15-20 लाख या 1 करोड़, कहेगी कि जी ये खून बहा को तस्लीम किया जाए, वो TLP के अकाउंट से निकलेगा। अच्छा एजाज साहब, अकाउंट से मैं थोड़ा सा आपसे तो सवाल होगा कि TLP के अकाउंट में गया किस तरह, कहाँ से आया ये उनके पास पैसा। अच्छा एजाज साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये राइट टू नो का जो लॉ है, आवाम के जानने का जो लॉ है पाकिस्तान में, उसकी थोड़ी सी हमें तशरीह कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी हुकूमत की 3-4 जगह पे पोजीशन है कि IMF का मुआहदा हुआ है, हम आपको इसकी डिटेल नहीं दे सकते। तोशाखाना में क्या क्या तोहफे हैं, हम आपको डिटेल नहीं दे सकते। अब ये मुआहदा हुआ है हुकूमत का और लब्बैक का, हम आपको डिटेल नहीं दे सकते। यहाँ तक कि काबीना के जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं सिर्फ कुरैशी साहब हैं, उनको पता है क्या मुआहदा है। क्या एक डेमोक्रेटिक पार्लिमानी जमहूरियत में, और जहाँ पे ये, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये जो राइट टू नो का लॉ है, ये क्या है, ये हुकूमतें कर सकती है इस तरह? ये आर्टिकल 19 के तहत बताना पड़ेगा हुकूमत को, पर हुकूमतें रोक लेती हैं कुछ अरसे के लिए, कोई ये इससे फ्लेयर अप ना हो जाए सिचुएशन, कोई ये इस किस्म की फिर आग ना लग जाए। बट अल्टीमेटली 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर दिखाना पड़ेगा, और दिखाना क्या पड़ेगा कि कानूनी है। अब आप ये देखें कि ये कह तो रहे हैं TLP वाले कि हमारे शहीद हुए। मैंने तो कोई जनाजा नहीं इनका
होता या कोई लाश जाती थी किसी गांव में, किसी घर में, किसी एहतमाम के साथ, कम से कम मैंने तो नहीं देखी मीडिया पे, आपकी नजर में कोई आए हो, शायद में आए, पर जिस तरह उन्होंने पीटा है अब सिपाहियों को और उनसे नारा लगवा रहे हैं, ये चीजें ये वो सिपाही ही बच सकता है, ये हुकूमत नहीं उसके तरफ से मुआहदा कर सकती। एक बहुत अहम बात है। उसके बाद उसमें जो खुफिया उसको इसलिए इत्तेज़ाज़ साहब एक और अहम बात, दो सवाल मैं आपसे और करूंगा। एक ये कि ये बताएं कि जितने हमारे बैरून मुल्क मुआहदे होते हैं जो हमारे पैसों से होते हैं, जिस पे हमें पता चलता है जी किकबैक्स कानूनी हो चुकी हैं दुनिया में, यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कौमी राज है, तो क्या ये सारी वायोलेशन है आर्टिकल 19 की कि कोई मुआहदा हमें नहीं बताता ये बिजली कितने की खरीदी है, ये कितने की बेचनी है, हम बस पैसे और बिल देते रहते हैं? इत्तेज़ाज़ साहब नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 19 है जो आपका हक है, और उसके लिए किस्मती से लोगों को अदालतों में जाना पड़ता है, और वरना ये राइट टू नो का 18वीं तरमीम में आर्टिकल 19 है जो आया है वो ये इसी के बारे में है। तो हक वहाँ है, उसको किस तरह को इस्तेमाल की करे। अब तो गालबन शीरीन मज़ारी साहबा की बेटी भी अदालत चली गई है, कुछ अपने जो उनके हम ख्याल लोग हैं उनके साथ वो गई हैं कि ये बताएं इसी मुआहदे के बारे में। पर मुआहदे की मैं आपको वैसे लिमिटेशन बता रहा हूँ कि कानूनी एतबार से ये मुआहदा अब रिहा कर देना, 800 रिहा हो गया, 1000 रिहा हो गया उस जेल से, उधर से रिहा हो गया। ये गिरफ्तार किस वजह से हुए थे और रिहा किस वजह से हो रहे हैं? कौन रिहा कर रहा है उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहा है रिहा, किस कानून के तहत रिहा कर रहा है? अगर उनको उन्होंने उनको गिरफ्तार किया आपने किसी जुर्म में, तो कौन सा कानून आपको, क्योंकि आपकी जमानत नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट रिहाई कर रही है, गवर्नमेंट के पास किस तरह से रिहाई का ये आ गया। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब एक सवाल इसके बाद मलक साहब है, मुझे सिर्फ ये बता दें, इत्तेज़ाज़ अहसन इंटीरियर मिनिस्टर होते और ये मुआहदा होता और मुआहदा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब काबिल एहतराम अनाउंस करते, मिनिस्टर इंटीरियर को भी कुछ ना पता होता, लॉ मिनिस्टर को भी ना पता होता, तो आप ऐसे में क्या करते? नहीं, ये किस तरह हो सकता, पता ना होता। हमारे वक्त भी इन्होंने चढ़ाई की थी और रियासत ने अपनी रेट मनवाई थी। नहीं हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है मुझे कुछ नहीं पता इस इल्म में, मेरे बारे में मुझे कुछ नहीं पता इस एग्रीमेंट के बारे में। ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब का बयान है बकायदा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यही कर रहा हूँ ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब पर्दादारी इसके लिए ये है कि गालिबन TLP ने ये तस्लीम कर लिया है, गालिबन से ज्यादा ये शोर कि फ्रांस के सफीर का हमें कोई मामला नहीं। चले अच्छा ये सेटल हो जाए, ये पासर के लिए अच्छा है। मैं अगर आपसे एक टेक्निकली एक इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक हुकूमत ने कहा कि वो बिल पेश करने जा रही है, वो इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों से भी मुलाकातें की हैं और बड़ा वोटिंग की है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू हो जाएगी। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, इसके लिए ये बिल मंजूर कराने के लिए, ये लॉ बनाने के लिए कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाएगी, हुकूमत को सादा अक्सरियत चाहिए कि 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत पड़ेगी, तरमीम करनी पड़ेगी? नहीं, आइन में तरमीम मेरा राय नहीं करनी पड़ेगी। आइन में तरमीम ये कहते हैं कि आर्टिकल 226 में लफ्ज है बैलेट, बैलेट से वोट डाला जाएगा। अब वो बैलेट को वो कहते हैं कि वो सिर्फ कागज का ही वोट होगा। ये जो सदर का इलेक्शन है उसमें ज्यादा वजाहत है। सदर के इलेक्शन में जब वो इलेक्शन होगा वो पाकिस्तान के सदर का, तो उसमें लिखा है बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर और चीज है और बैलेट और वोट और है। वोट बाय बैलेट
does not mean paper. Vote by ballot paper means vote by ballot paper. तो इसमें कोई उनको जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है, मेरे राय में आर्टिकल 225 और 226 में तरमीम करने की वो इनको इजाजत देता है। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन वैसे तो आ गई, तो ये जो ठप्पा ब्रिगेड है इनका नून का, ये तो मतलब नाकारा हो जाए। देखिए ये ठप्पा ब्रिगेड पे भट्टी साहब की कुछ तवील स्टोरियां हैं, तो ये आपसे पूछ लेते हैं, आप बात करें जरा। एतजाज साहब ये आखिरी सवाल बताएं, जैसे कि मोहतरम आदम सवाती साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, और फवाद चौधरी साहब ने भी जो नोटिस दिया, क्या इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है दोनों मोहतरम उजरा के साहबान के बारे में? इलेक्शन कमीशन को और तो बहुत सारे इख्तियारात हैं, और मेरा ख्याल है, मैं सच्ची बात है, मैंने ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि कंटेम्प्ट का इख्तियार है कि नहीं है। वो कानून में अगर कंटेम्प्ट का इख्तियार हो फिर वो कर सकते हैं, वरना हर अदालत को कंटेम्प्ट का इख्तियार नहीं होता। सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज या ज्यादातर ट्राइब्यूनल जो होते हैं उनको अपना फैसला के नफाज का को इन्फोर्स कराने का इख्तियार होता है। किसी शख्स को हुक्म अदूली की वजह से फिर जेल में डालने का इख्तियार नहीं होता, उसके लिए फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया जी, बात मुकम्मल करें। हाँ, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये अनोखी बात नहीं होगी कि उनके पास ये इख्तियार ना हो। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, आपने हमेशा एनलाइटन किया। और ये बात कल फिर हम भट्टी साहब ये बात देखेंगे क्या इख्तियारात हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो तौहीन अदालत का मामला है। बहरहाल हम ये आज इस पर क्लोजिंग करते हैं इसी नोट पर कि अब हमें हल चाहिए, हमें हल बताएं। बर्बादी की दास्तान हम रोज़ अपनी सुनते हैं, कोई हमें हल बताएगा। इस हल की तलाश में कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।